ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, माय सेल्फ सुरेश सिंह चौहान। आज हम सीपीसी के अंतर्गत क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं मित्रों, ज्यूरिसडिक्शन जैसा क्षेत्राधिकार, तो क्षेत्राधिकार क्या होता है? तो क्षेत्राधिकार को अगर हम समझें तो तीन विशेषताएं होती हैं क्षेत्राधिकार को समझने की। पहला कि किसी कोर्ट को अथॉरिटी होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दूसरा, और वो अथॉरिटी जो होनी चाहिए, वो जो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो इंटरटेन करने को या ग्रहण करने के संदर्भ में होनी चाहिए। इसको सूट्स, अपील्स या एप्लीकेशन को। और तीसरी विशेषता, वो सूट्स, अपील्स और एप्लीकेशन के संदर्भ में न्याय निर्णय करने की या एडजुडिकेशन करने की पावर होनी चाहिए। अगर ये तीन विशेषताएं, तीन एलिमेंट मिल जाते हैं, वहां पर ये हो जाता है कि वो कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन रखता है। कोर्ट, अब हम ज्यूरिसडिक्शन के टाइप्स की बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन चार प्रकार का हो सकता है। पहला, सब्जेक्ट मैटर के आधार पर। सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो सिविल सूट के संदर्भ में रेवेन्यू मामले हो सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड मामले हो सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हो सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हो सकते हैं। तो वो कोर्ट, वो न्यायालय, कौन से न्यायालयों को, कौन से मामलों को, कौन से सब्जेक्ट मैटर को डील कर रहा है, इसके संदर्भ में उसकी ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है। वहीं पर पेक्यूशनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो आर्थिक लिमिट जो है, आर्थिक क्षेत्राधिकार भी तय होता है न्यायालयों का कि सिविल जज जूनियर डिवीजन इतने तक के 5 लाख तक के मामले दे सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन 25 लाख तक के मामले दे सकता है। ऐसे करके जो पेक्यूशनरी लिमिट है वो भी न्यायालयों की तय की जाती है, उसके आधार पर भी ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है। और तीसरा, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, इसको हम लोकल ज्यूरिसडिक्शन के नाम से भी जान सकते हैं कि ये एरिया के आधार पर यानी क्षेत्राधिकार के आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी न्यायालय की जो क्षेत्राधिकार है वो कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट तक उसकी लिमिटेशन होती है, उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है। वहीं पर एक हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन होता है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो एक पूरे जिले, पूरे राज्य तक हो सकता है। ओरिजिनल और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब सबसे पहले किस कोर्ट के सामने मामला जाएगा और उस कोर्ट के बाद अगर अपील की जानी है तो वो अपीलेट कोर्ट में जाएगा, उसको अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के नाम पे जानते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आर्टिकल 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बताई गई है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को बताते हुए कहा गया है कि अगर दो राज्यों के बीच कोई मामला है या एक राज्य और एक केंद्र सरकार के बीच कोई मामला है तो उस स्थिति में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट को। वहीं पर सिविल मामले जो होते हैं, जो अदर क्रिमिनल मामले होते हैं, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को जो हाई कोर्ट से अपील में ग्रहण करता है, उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की होती है। इसके संदर्भ में सेक्शन 132, 133, 134 तक की प्रोविजन, आर्टिकल 134, 132, 134, 135 तक की प्रोविजन आएंगे, 133 तक की प्रोविजन आएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो सीपीसी है उसमें प्लेस ऑफ सिविल यानी ज्यूरिसडिक्शन की जो बात की गई है वो कैसे की गई है। तो धारा 15 से लेकर के 20 तक सीपीसी जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो बात करती है ज्यूरिसडिक्शन की। इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन 15, दूसरा सेक्शन 16 से लेकर 18 और तीसरा सेक्शन 19 और चौथा सेक्शन 20। सेक्शन 15 की बात करें तो ये जनरल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है और कहता है कि कोई भी मामला सबसे निम्न श्रेणी के न्यायालय में संसद दिया जाना चाहिए। अब निम्न श्रेणी का न्यायालय क्या हो सकता है? जिसको सब्जेक्ट मैटर का ज्यूरिसडिक्शन हो, जिसको पेक्यूशनरी लिमिट, जिसकी पेक्यूशनरी ज्यूरिसडिक्शन हो या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हो या ओरिजिनल और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हो, तो जो निम्न श्रेणी का न्यायालय होगा, जो लोएस्ट श्रेणी का न्यायालय होगा, उसमें मामले को संसद किया जाना चाहिए। वहीं पर धारा 16 और 18, 16 से 18 तक की जो प्रोविजंस हैं वो अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन सारे तीनों के सेक्शन से, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, ये केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। यानी जो अचल संपत्ति है उस अचल संपत्ति के संदर्भ में बात, अगर उसके संदर्भ में कोई सिविल डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस स्थिति में जो केस है वो कहां किया जाएगा। तो पहली चीज सेक्शन 16 ये कहता है कि अगर सामान्य नियम की बात करता है कि जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, उस कोर्ट में केस किया जाएगा, केस इंस्टीट्यूट किया जाएगा। या तो जो डिफेंडेंट यानी जो प्रतिवादी है जिसके विरुद्ध मामले को कोर्ट में ले जाया जाना है, तो वो जहां पर रहता होगा या जहां पर वो व्यवसाय कर रहा होगा वहां पर किया जाएगा। वहीं पर सेक्शन 17 की बात करें तो सेक्शन 17 ये कहता है कि जहां पर जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, अब इस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, इसी के संदर्भ में हमारा सेक्शन 17 प्रोविजन करता है। सेक्शन 17 कहता है कि जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, अगर वो प्रॉपर्टी कई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड है तो उस स्थिति में एनी ऑफ द कोर्ट, किसी भी न्यायालय
है वो बी और सी नाम के कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, दोनों के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है। आधा पार्ट बी के और आधा पार्ट सी के जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है। तो दोनों बी और सी दोनों कोर्ट्स में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में वाद संचित किया जा सकता है। वहीं पर सेक्शन 18 इसी से रिलेटेड है। सेक्शन 18 कहता है कि जहां पर जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ये अनसर्टेन है कि भाई वो कौन से न्यायालय के अंतर्गत सिचुएटेड है, तो उस स्थिति में जहां पर अनसर्टेनिटी है क्षेत्राधिकार को लेकर के भाई किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा, तो उस स्थिति में वो किसी भी न्यायालय में संचित किया जा सकता है। जिन दोनों मामलों जो दो या दो से अधिक न्यायालयों के विषय में जो अनिश्चितता है वो किसी भी न्यायालय में किया जा सकता है, इनके संदर्भ में अनिश्चितता। सेक्शन 19 कह रहा है, बात करता है कंपनसेशन के लिए अगर केस लिया जा रहा है, वो कंपनसेशन बेसिकली किसके संदर्भ में होगा, इंजरी, और जो किसको की जाएगी, जो पर्सन को की जाएगी या मूवेबल प्रॉपर्टी को की जाएगी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सन को अगर कोई इंजरी की जानी है उसके लिए कंपनसेशन प्राप्त किया जाना है, तो सेक्शन 19 कहता है कि भाई उसके संदर्भ में जो वाद किया जाएगा वो वाद कहां पे किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में सामान्य रूप से कि जहां पर डिफेंडेंट रहता है या अपना वो व्यवसाय करता है वहां पर केस किया जाएगा, या जहां पर वो जो इंजरी है वो कमिट की गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए नाम के एक व्यक्ति ने बी नाम का एक व्यक्ति जो है, जो कलकत्ता का रहने वाला है, वो बी नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मानहानिकारक जो वचन है वो कहां पर कहता है, वो लखनऊ में कहता है। तो या तो कलकत्ता में जहां वो रह रहा है और ए जहां पर रह रहा है और जहां पर उसने अपमान किया यानी लखनऊ में, इन दोनों न्यायालयों में केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, मामले को संचित किया जा सकता है, ऐसा सेक्शन 19 देता है। तो अब ये पर्सन के संदर्भ में हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में हो, दोनों की इंजरी के संदर्भ में वाद कहां पर किया जाएगा, जहां पर डिफेंडेंट रह रहा है या व्यवसाय कर रहा है, और जहां पर वो प्रॉपर्टी को इंजरी की गई है या पर्सन को इंजरी की गई, जहां पर वो इंजरी टेक प्लेस होती है, जहां पर वो घटित होती है, जो क्षति है वो कायम की जाती है, वहां पर केस किया जा सकता है। वहीं पर सेक्शन 20 की बात करें, सेक्शन 20 कहता है कि भाई जो सेक्शन 15, 16 से 18 और 19 तक में कवर नहीं होते हैं उनकी बात हम सेक्शन 20 कहता है। सेक्शन 20 कहता है, जनरली बात कहता है, सेक्शन 20 भी सेक्शन 15 की तरह कहता है कि अगर कोई वाद किया जाना है तो जनरली वाद वहां पर किया जाना चाहिए जहां पर कॉज ऑफ एक्शन यानी जो विषय वस्तु है, जो झगड़े की और जो विवाद की विषय वस्तु है, जिसको हम एविडेंस की भाषा में फैक्टिंग इशू कहते हैं, उस जहां पर ये एराइज हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है, उस न्यायालय की जिस न्यायालय की सीमाओं के भीतर कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ है उस न्यायालय में कोर्ट केस संचित किया जाना चाहिए, इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए, या जहां पर डिफेंडेंट निवास कर रहा है या वो अपना व्यवसाय कर रहा है वहां पर किया जाना चाहिए।